आज पाकिस्तान में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। ये दिन 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की याद में मनाया जाता है। इस जंग में जहां पाक फौज ने भारतीय फौज को धूल चटाई, वहीं इस जंग में पाक फ़िज़ाइया की कारकर्दगी भी बेमिसाल रही। खुसूसी तौर पर पाक फ़िज़ाइया के पायलट MM आलम ने 1 मिनट से कम वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। इसीलिए पाक फ़िज़ाइया की खिदमात के इतराफ़ में 7 सितंबर का दिन एक जुदागाना तारीखी अहमियत रखता है और आज के दिन हम अपने शाहीनों को दिल से सलाम पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हमने अपने प्रोग्राम को 2 हिस्सों में तकसीम किया है और प्रोग्राम का पहला हिस्सा जो 10 बजे तक होगा, उसमें हम बात करेंगे आज के दिन की मुनासबत से। अगर तारीख़ के हवाले से देखा जाए तो आज के दिन की अहमियत किसी भी पाकिस्तानी के लिए बहुत ज़्यादा है। आज 7 सितंबर है और 7 सितंबर को हम यौम फ़ज़ाइया के तौर पे मनाते हैं। जो वैसे तो किसी भी मुल्क में जब जंग की हालत होती है तो जो अफवाज होती हैं उनके साथ साथ हर शोबा हर इदारा वो जंग में अपना किरदार अदा कर रहा होता है। बट जिस तरह पाकिस्तान ने 1965 में 65 की जंग में अपने दुश्मन को नाखून चने चिपवाए, उसकी मिसाल जो है वो दुनिया में नहीं मिलती है कि आपसे 5 गुना बड़ी आर्मी वो बग़ैर ऐलान किए एक मुल्क पे जब हमला करती है और उसके बाद एक जज्बा और मौत से ना डरने वाले लोग वो किस तरह फिर मुकाबला करते हैं, एक नई तारीख़ रकम करते हैं। आज हम उसी चीज़ का ज़िक्र अपने प्रोग्राम में करेंगे। हम उन सारे लोगों को खराज तहसीन पेश करेंगे और ख़ास तौर पे पाक फ़िज़ाइया के जो वो बहादुर बेटे जिन्होंने बिल्कुल अपनी जान की परवाह ना करते हुए इस मुल्क को महफूज रखने की, इस मुल्क की हिफाजत करने के लिए जो उनका किरदार था वो किरदार अदा करने की कोशिश की। आज हम उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई जो है वो 6 सितंबर को शाम 5 बजे शुरू की और शाम 5 बजे शुरू करने के बाद अगले दिन 7 सितंबर शाम 5 बजे तक मजमूई तौर पे 53 जहाज़ जो हैं वो उनके तबाह किए और इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे टैंक्स और उनको अच्छा खासा दुश्मन को नुकसान पहुंचाया। और इतना नुकसान पहुंचाने के बाद एक बड़ी मतलब ऐसी बेहतरीन किस्म की बर्तरी हासिल की कि जिसको दुश्मन आज तक याद रखता है। तो हम इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि एक वो दौर था, उस वक्त हम तादाद में कम थे, खैर तादाद में हम आज भी कम हैं, मगर हमारे जज्बे जो हैं वो दुश्मन से बहुत बुलंद हैं, हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। तो आज टेक्नोलॉजी की भी सपोर्ट जो हमारे पास मौजूद है, हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है उनके पास, उससे हमें किस हद तक बर्तरी हासिल है और दुनिया भर में जो अफवाज हैं उनमें पाकिस्तान इस वक्त कहाँ पे स्टैंड करता है और क्या ये जो भारत का ख्वाब और दूसरे ममालिक का पाकिस्तान में जो अपनी दुश्मनी निभाते हुए अलग अलग तरीक़ों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे अभी भारत ने पानी को हथियार बना के एक मुल्क में जंगी सूरत हाल पैदा की हुई है। इसमें अफवाज पाकिस्तान आज भी अपनी अपनी जगह पे अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रही हैं। तो मतलब इस हालत में हम सबको भी अपना क्या क्या किरदार अदा करना चाहिए और ऐसे मौके पे एक
जो एक फ़ौजी होता है उसके उसका मतलब उसे क्या एहसासात होते हैं। यौम दिफ़ा पे आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं एक नौजवान मेहमान जिन पे हमें बड़ा नाज है, बड़ा फ़ख्र है। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मोहम्मद यमान ख़ान, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आपको यौम दिफ़ा बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, पूरी कौम को बहुत मुबारक हो। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे एक मिलिट्री पर्सन होने के नाते इस यौम दिफ़ा को आप लोग कैसे देखते हैं? एक क्या फीलिंग होती है, थोड़ा इस पे तो रोशनी डालें। यौम दिफ़ा हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं उन शुहदा को, उन वेटरन्स को, उन वॉर हीरोज़ को, उन लेजेंड्स को जिन्होंने उस दिन हमारे मुल्क का दिफ़ा किया, अपनी जानों का नजराना पेश किया, इस मुल्क का तकद्दुस पामाल होने से बचाया। उसमें हमें बहुत सारे लेजेंड्स हमारे पास हैं। यौम फ़ज़ाइया का आज स्पेसिफ़िक दिन है, तो इसमें मैं एम आलम का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। वो शॉट डाउन 5 इंडियन हंटर्स इन 1 मिनट। 30 सेकंड्स के अंदर उन्होंने 4 जहाज़ गिराए, विच इज़ स्टिल अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। टोटल 5 जहाज़ उन्होंने गिराए, इंडिया के एयरक्राफ्ट गिराए, और उसमें से 1 मिनट के अंदर उन्होंने गिराए। और वो जोश, वो जज्बा, वो वलवला एट दैट टाइम जो उस वक्त मौजूद था हमारे हीरोज़ के अंदर, विद द पैसेज ऑफ टाइम दैट हैज़ ओनली ऑगमेंटेड विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो वक्त के साथ बढ़ा है, वो कम नहीं हुआ है। एंड आई कैन वेरी कॉन्फिडेंटली से दिस, वाई? बिकॉज रिसेंट माजी के अंदर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट 27 फरवरी 2019 में we gave them an element of surprise. They dared to enter the territory of Pakistan and we countered them back. और हमने दिन के रोशनी के अंदर जाके उनको बताया कि वी आर केपेबल, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उस दौर में भी 5-1 का रेशो था। न्यूमेरिकली डिजिट्स के हिसाब से उनके पास एयर सुपीरियॉरिटी होगी अददी एतबार से, लेकिन द ओनली डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर जो हमें उनसे मुमताज़ करता है, उनसे बढ़तर करता है, वो एक जज्बा ईमानी है मेरे हिसाब से, बेशक, या या वो जज्बा शहादत है, जो हमें एक जो भी रब्बुल आलमीन का मानने वाला होगा, मेरे ख्याल से उसकी ज़िंदगी का पैराडाइम डिफरेंट होगा, वो डिफरेंट तरीके से ऑपरेट करता है। तो यही चीज़ हमारे एस्पेक्ट को हमारी ट्रेनिंग के अंदर इनकलकेट किया जाता है, जिसकी वजह से हम यस यू राइट। ये हमारे पास एक बहुत बड़ी बर्तरी है कि हमारा कोई भी मिलिट्री पर्सन, एक आम शहरी भी, एक मुसलमान, वो अगर ऐसी हालत में अगर शहीद हो जाता है तो वो ये नहीं कि वो पीछे रह गया किसी से, वो तो बल्कि खुशी से शहीद हो रहा है कि मैं सबसे सबकत लेके जानी है, मुझे लड़ते हुए इस दुनिया से कुछ छोड़ देना। मतलब ये तो क्या बात। आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताइए कि 1965 की वॉर, जिसका हम आज स्पेशली जिक्र कर रहे हैं और पूरी कौम जो है वो सेलिब्रेट कर रही है, तो उसमें पाकिस्तान एयर फोर्स का कंट्रीब्यूशन क्या था? जैसे अपने इब्तदाइये में मैं बात कर रहा था कि जब जंग लगती है तो मतलब हर इदारा जो है, हर शोबा वो अपना किरदार अदा कर रहा होता है। अफवाज पाकिस्तान का बहुत ही बेहतरीन किरदार जिसने एक तारीख़ रकम की है, उसमें जो पाक फ़ज़ाइया का भी एक किरदार है और वो बहुत बड़ा किरदार है, वो क्या है? इस पर रोशनी डालें। जब इंडिया ने अटैक किया हम पे, तो दे थॉट कि वो आराम से कॉन्कर कर लेंगे हमें, लाहौर में आके वो नाश्ता करेंगे। दे फॉरगॉट कि पाकिस्तानी कौम, मिनहसल कौम, हम एक हैं, अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। तो हमारी फ़ज़ाइया ने, मिलिट्री सर्विसेज ने, हमारी नेवी ने, हमारी आर्मी ने, तीनों सर्विसेज ने जिस तरह जॉइंट ऑपरेशन किया वो काबिल दीद है, और मुल्क का दिफा किया। मैं तीनों को कंट्रीब्यूट क्रेडिट दूंगा इस चीज़ का। फ़ज़ाइया ने जिस तरह रोल प्ले किया वो तो मैं कह रहा हूँ उसकी तो दुनिया मोतरफ़ है। इसकी दुनिया मोतरफ़ क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी एम आलम साहब की, 1 मिनट के अंदर 5 जहाज़ गिराना और वो आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड रहना, इट्स अ ह्यूज थिंग। सरफराज रफ़ीकी, उनकी कंट्रीब्यूशन, तमाम लोग जो उन्होंने इस मुल्क का दिफा किया, और 5-1 का रेशो। इंडिया के पास 29 स्क्वाड्रन्स थे, 775 एयरक्राफ्ट थे, हमारे पास 141 एयरक्राफ्ट थे, और उनके पास 500 ऐसे एयरक्राफ्ट थे दैट कुड बी यूज्ड ऑन द फ्रंट लाइन। हमारे पास 141 और हमारे पास सिर्फ 9 स्क्वाड्रन्स थे। आदती एतबार से ऑन पेज अगर आप देखें तो वी कुड हैव ईजी डिसाइफर कि शायद ये मैच नहीं बनता, लेकिन इसमें हमारी ट्रेनिंग और सबसे बढ़कर रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल, कि अगर रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल जिसके साथ हो तो इंसान से अल्लाह ताला वो काम ले लेता है जो इंसान नहीं सोच सकता। बेशक बेशक ऐसा, बेशक अल्लाह ताला ने सुरखुरू किया। और आज भी इस दौर में भी एनी टाइम, एनी काइंड ऑफ फॉरेन एग्रेशन, इफ़ वी आर गोइंग टू फेस दैट, वी विल इंशाल्लाह कोप अप विद दैट, इंशाल्लाह। अच्छा, जैसे एक हम
आम आवाम और हर पाकिस्तानी मतलब जो अपने वॉर हीरोज़ हैं उन जानता है, जिनको बड़े बड़े एजाज़ात के साथ भी नवाजा हुआ है, और हमारा फ़ख्र है वो कि हमारी कौम के ऐसे बेटे जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो जिस तरह MM आलम साहब हैं और सरफराज रफ़ीकी साहब या राशिद मिन्हाज शहीद, ये पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से इन 3 नामों से तो हर कोई वाकिफ़ है। मगर आप लोगों को जब पूरा पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, बताया जाता है माजी के वाक़यात को सामने रखते हुए, जो हमारे वॉर हीरोज़ हैं उनका जिक्र कर रहे थे। एक हमारे हीरो जिनको बच्चा जानता है और आने वाले वक्त में भी मतलब लोग जानते ही रहेंगे और उनके भी ये हीरो ही रहेंगे, MM आलम। तो आइए उनके हवाले से एक रिपोर्ट है, चल के वो देखते हैं। आज पाकिस्तान में यौम फ़ज़ाइया मनाया जा रहा है। 1965 को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की याद में मनाया जाता है। इस जंग में जहां पाक फौज ने भारतीय फौज को धूल चटाई, वहीं इस जंग में पाक फ़िज़ाइया की कारकर्दगी भी बेमिसाल रही। खुसूसी तौर पर पाक फ़िज़ाइया के पायलट MM आलम ने 1 मिनट से कम वक्त में भारत के 5 जंगी तैयारे तबाह किए, जो एक आलमी रिकॉर्ड है। इसीलिए पाक फ़िज़ाइया की खिदमात के इतराफ़ में 7 सितंबर का दिन एक जुदागाना तारीखी अहमियत रखता है, और आज के दिन हम अपने शाहीनों को दिल से सलाम पेश करते हैं। पाक फ़िज़ाइया के आलमी शोहरत याफ्ता स्क्वाड्रन लीडर MM आलम का पूरा नाम मोहम्मद महमूद आलम था। वो 6 जुलाई 1935 को कलकत्ता में पैदा हुए, ढाका में तालीम हासिल की। 1952 में वो पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुए। MM आलम का एजाज़ ये है कि उन्होंने 1965 की पाक फौज जंग में सरगोदा के महाज पर 5 भारतीय हंटर जंगी तैयारों को 1 मिनट के अंदर मार गिराया, जिनमें से 4 जहाज़ों को 30 सेकंड के अंदर मार गिराया। उन्होंने मजमूई तौर पर दुश्मन के 9 तैयारे तबाह किए और 2 को नुकसान पहुंचाया। इस कारनामे पर MM आलम को 2 मरतबा सितारा जुर्रत का एजाज़ अता किया गया। जी दोस्तों, रिपोर्ट आपने देखी। अच्छा यमान, मुझे ये बताइए कि वो वॉर हीरोज़ जिनको हमें मतलब आमतौर पर सिलेबस में बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, जैसे हम MM आलम साहब को जानते हैं, सरफराज रफ़ीकी साहब को या राशिद मिन्हाज साहब को एयरफोर्स से, तो आप हमें ऐसे किन हीरोज़ के बारे में बताना चाहेंगे जिनको आप पढ़ते हैं, जिनको स्टडी करते हैं, जिनको फ्लाइट लेफ्टिनेंट हकीम मुल्ला हैं, फ्लाइंग ऑफिसर अब्बास हैं। अच्छा। इन्होंने दुश्मन का जंगी जहाज़ मसरूर बेस पे लैंड करवाया था फोर्सिबली इन द सेम वॉर इन 1965। Okay. और वो वॉर ट्रॉफी के तौर पे PF म्यूज़ियम में यादगार के तौर पर रखा हुआ है। यस वाजी पर है, जी, देखा है। ताकि सो दैट हमारी यंग जनरेशन जो है वो जाए, इंस्पिरेशन ले कि एनी टाइम जो भी दुश्मन हमारे मुल्क में फॉरेन एग्रेशन ट्रांसग्रेशन करेगा, वी विल ब्रिंग देम डाउन लाइक वी हैव डन इट इन द पास्ट। तो एक अच्छा मैसेज जाता है, एक इंस्पिरेशन मिलती है आपको। और ये वॉर सिर्फ ये वॉर हीरोज़ नहीं है, एनी वन हु इज़ वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो आवाम की फलाह के लिए, इज़ अ वॉर हीरो। और पाकिस्तान एयरफोर्स में ईच ब्रांच इज़ वर्किंग विद फुल हारमनी, इन फुल सिंक, इन कोहेजन, इन सिनर्जी, कोलैबोरेट करके चल रहे होते हैं। तो हमारे लिए हर वो इंसान हीरो है जो उस जंग में अपना किरदार अदा कर रहा है। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी वॉर ट्रॉफ़ी का जिक्र हुआ है, तो मैं चाहूँगा एक दफ़ा ज़रा वॉर ट्रॉफ़ी के बारे में बताएं कि ये क्या होता है। जो दुश्मन का जंगी जहाज़ हमने नीचे उतार लिया, हाँ। हमारे मुल्क में अब म्यूज़ियम में खड़ा है। अच्छा, उसे उतारा कैसे जाता है? ये फोर्सिबली लैंड कराया जाता है, हमारे जहाज़ उसको घेर लेते हैं हवा के अंदर, उसको अच्छा, लैंड उसे कराया कहते हैं कि बेटा उसको पे नीचे लैंड- उतरो वरना। ऑब्वियसली अल्लाह ही हैड नो चॉइस। तो उनको ओके। और तो जिस जहाज़ ने उसको फोर्सिबली लैंड करवाया था वो भी PF म्यूज़ियम में रखा हुआ है, अच्छा, वो भी रखा हुआ है। F104। बिल्कुल। अच्छा, और वो जो पायलट होता है जो उसको प्रिजनर ऑफ वॉर होता है। अच्छा, वो प्रिजनर होता है, बाद में वो एक्सचेंज में या वैसे। इट डिपेंड्स कन्वेंशन के मुताबिक से, तो यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से तो उसका टाइम होता है कि आप प्रिजनर ऑफ वॉर को जिस तरह ट्रीट करने का है उसी तरह ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान ऑलवेज स्टैंड बाय ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ दैट, एंड वी शुड ऑलवेज स्टैंड बाय ऑन द प्रिंसिपल जो कि लेट डाउन हुए हैं। तो हमें अफवाज पाकिस्तान से तो हमें और ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। हमें तो जिस तरह 27 फरवरी को वो अभिनंदन को
आवाम से बचा के लेके आके उसे चाय वाय पिलाते रहे हैं और फिर उसको वापस भिजवा दिया, तो हमें तो लाइक बड़ा एक अच्छा, बहुत ही एक अच्छा, ऐसा नहीं लगता कि कोई दुश्मन जब किसी को लड़ने के लिए आए और वो आपकी हदूद में गिर जाए और उसको फिर आप इतने, लाइक ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर था, ये बहुत अच्छा जेस्चर था और गवर्नमेंट का डिसीजन था। वी ऑनर दैट। उन्होंने ट्रांसग्रेशन की 26 फरवरी को रात को। हमने दिन के अंधेरे में उस वक्त की डीजी एसपीआर ने आके बताया कि वी विल सरप्राइज यू, एंड वी डिड सरप्राइज देम। वाज वेरी fantastic. Oh yes. And that tea was very costly for them. It became very costly for them, and next time भी अगर कोई ऐसी aggression हुई तो the tea is ready. अच्छा, हमेशा से ख्वाहिश रही है इंसान की, जब से मतलब हम इंसान को देखते हैं, उसकी तारीख को देखते हैं कि वो कोई ग्रेट वॉरियर बने, है ना, वो एक जंगजू इंसान, ये बहादुर इंसान वो कुछ। तो आपने भी बचपन से ये सोचा हुआ था कि मुझे मिलिट्री ज्वाइन करनी है, या एक इत्तफाकन, या आपने ज्वाइन किया है, या फैमिली में थे आपके फोर्सेस में लोग? फैमिली में मेरे कोई भी नहीं था, कोई भी आर्म फोर्सेस में, किसी भी फोर्सेस में नहीं है। आई एम द फर्स्ट वन हु हैज़ जॉइन पाकिस्तान एयर फोर्स। ओके। तो और बचपन में बिल्कुल हम चाइल्डहुड हीरोज़ हमारे यही थे। मैं चार्ट्स अपनी वालदा से मंगवाता था, उनको देखता था, मैं आइडियलाइज़ करता था मेजर राजा अजीज़ भट्टी, राशिद मिनास को। आई यूज्ड टू फील वेरी हैप्पी और मैं इनको आइडियलाइज़ करता था। बट आफ्टर दैट मैं क्योंकि शॉर्ट कोर्स से हूँ, मैं ग्रेजुएट करके आया हूँ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर an event I decided कि what better ways to live in Pakistan and serve Pakistan Air Force. So I decided to come and join Pakistan Air Force. Alhamdulillah, Almighty Allah was kind to me. I got selected and I am serving in Pakistan Air Force. आपकी अम्मी वो कैसा सोचती हैं आपकी जॉब के बारे में? मेरी वालदा शायद इस दुनिया में मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुश वो हैं जब वो मुझे यूनिफॉर्म में देखती हैं। रोज़ सुबह बहुत दुआएं देती हैं, वो यूनिफॉर्म में देखती हैं। और मेरे ख्याल से दुनिया पाकिस्तान की हर वालिदा वालदैन तम दोनों ही अगर वो हों तो वो प्यार करेंगे। मेरे वालिद साहब नहीं हैं दुनिया में, लेकिन मेरी वालदा हैं, तो दुआएं देती हैं, बहुत खुश होती हैं। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए जो इस मुल्क के दिफा के अंदर लगे हुए हैं दिन रात, उन सब के लिए दुआ करती हैं, तो वो बहुत खुश होती हैं। अच्छा, वैसे आपकी ब्रांच कौन सी है? मेरी लॉजिस्टिक्स ब्रांच है। अच्छा, इसका क्या रोल होता है सारा? हाँ, पाकिस्तान एयर फोर्स में तमाम ब्रांचेस, वेदर इट्स जीडीपी, इंजीनियरिंग ब्रांच, लॉजिस्टिक्स ब्रांच, मेड ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, अकाउंट्स ब्रांच, एनी ब्रांच, दे ऑल वर्क इन कोलैबोरेशन। एक हारमनी, एक सिनर्जी के साथ काम करती हैं, कोहेजन के अंदर काम करती हैं। ईच ब्रांच हैज़ इट्स इंडिस्पेंसिबिलिटी, उसकी सिग्निफिकेंस है। तो लॉजिस्टिक्स ब्रांच का रोल जो है वो इट्स फ्रॉम प्रोविजनिंग ऑफ air supportability, spare supportability, from rationing, from procurement of items, provisioning of food, material, catering, services, mobilization of SMTs, vehicles, ये तमाम चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल इस वक्त वॉर टाइम नहीं है, पीस टाइम है, चल रहा है, लेकिन पाकिस्तानी नेशन को इस वक्त कैटास्ट्रफी का सामना है, फ्लड इंडेशन हुई है, पूरा मुल्क सैलाब की तबाहकारियों से दोचार है, मुतासर है। तो इस वक्त लॉजिस्टिक्स अलॉन्ग विद ऑल अदर ब्रांचेस, इन कोहेजन विद ऑल अदर ब्रांचेस, इट्स प्लेइंग इट्स रोल। जहाँ तक रिलीफ ऑपरेशन दिए जा सकते हैं MI-17 के हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, AW139 के थ्रू, उनको रेस्क्यू किया जा रहा है मुतासरीन को, जिनको रिलीफ प्रोवाइड करना है, वहाँ टेंट्स की फैसिलिटी, वहाँ उनको राशनिंग की फैसिलिटी, उनको ऐसे वहाँ तक पहुँचने की फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें वी आर केटरिंग दैट एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, जितना मैक्सिमम हो सकता है उनको फैसिलिटेट किया जाए। बिल्कुल सही है, और इन सारी कोशिशों और ख़िदमात से कोई इनकार नहीं है। अफवाज पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है कि किसी तरह पाकिस्तानी अवाम को इस मुश्किल वक्त में जो है कुछ उन नुकसानात से बचाया जा सके। अच्छा, अब प्रोग्राम के आखिरी लम्हात की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो ये आखिरी सवाल होगा। 1965 में हम अददी एतबार से जो सूरत हाल थी वो आपने ज़िक्र की, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी हम लोग कोई अपने दुश्मन से बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं थे, उसके मुकाबले के भी नहीं थे हम लोग, बट हमारे जज्बे और हौसले जो हैं वो बहुत बुलंद थे, तो हमने दुश्मन को शिकस्त दी। आज हम किस जगह पे स्टैंड करते हैं? जज्बा आपने बताया कि वो वक्त के साथ साथ बढ़ा है, जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, तो क्या हमारी फोर्सेस जो हैं वो टेक्नोलॉजी से लैस है? जी बिल्कुल लैस हैं। और 1965 के अंदर 1 सितंबर की रात को
F-86 सेबर ने जब इंडियन हंटर्स को उनको निशाना बनाया MM आलम ने 5 जहाज़ों को, उसके अगले दिन उन्होंने हिम्मत नहीं की, उन्होंने अपना 35% फ्लीट ग्राउंड कर दिया था ऑरिगन एयरक्राफ्ट्स को और वेम्पायर एयरक्राफ्ट्स को, इंडियंस ने, बेस्ड ऑन द फैक्ट कि हमारी एयर डोमिनेंस देखते हुए। इट्स नॉट द गन, इट्स द मैन बिहाइंड द गन। ट्रेनिंग का एक बहुत बड़ा किरदार है। हैविंग सेड दैट, टेक्नोलॉजी हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, और हमारे जो एयर स्टाफ हैं जो हमारे स्ट्रैटेजिक विजन देख रहे होते हैं, उन्होंने बिल्कुल इसकी तैयारी की भी है। रिसेंटली हमने नए जहाज़ भी इंडक्ट किए हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान एयरफोर्स में, J-10C और इंडियन राफेल के मुकाबले में, टू काउंटर दैट। तो बिल्कुल वी आर इक्वली इक्विप्ड अल्हम्दुलिल्लाह, और एनी फॉरेन एग्रेशन लाइक आई सेड विल बी डेल्ट सीवियरली। हमें फ़ख्र है आप पे और आप जैसे पाकिस्तान के सारे बेटों पे, और आपको और जितने भी नाजरीन, आप सबको यौम दिफा और यौम फ़िज़ाइया बहुत बहुत एक दफ़ा फिर से मुबारक हो। और हम एक वक्फ़े की तरफ बढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया दोस्तों। वक्फ़े के बाद जब प्रोग्राम में हम हाज़िर होंगे तो एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट पे हमें बात करनी है। सैलाब की वजह से जैसा कि आप जानते हैं कि 90% फसलें तबाह हो चुकी हैं, तो इसी से मुतल्लिक हम सब के किरदार से मुतल्लिक, एक रोल से मुतल्लिक बात है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मुस्लिम रज़ा साहब, जो कि माहिर माहौलियात हैं, और इनसे हमने अपने प्रोग्राम में बहुत दफ़ा मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे हमने रहनुमाई हासिल की है। तो आप मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं हमेशा कहता हूँ ऑल वेल इन कंट्रोल, लेकिन आज की सिचुएशन को देख के कह रहा हूँ नथिंग इज़ वेल, नथिंग इन कंट्रोल। अल्लाह खैर, इंशाल्लाह सब कंट्रोल में आ जाएगा। सर, हम वक्फे से पहले ना मैं नाजरीन से ये ज़िक्र कर रहा था कि जिस तरह पाकिस्तान में इस सैलाबी सूरत हाल के बाद कोई 90% फसलें हमारी तबाह हो गई हैं, ठीक है, तो जो सब्ज़ियाँ और फल हैं, इसकी वजह से हमें बड़ी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा पूरी कौम को। उनका जो असरात हैं वो अभी सामने आना शुरू हो गए हैं। टमाटर जो हैं वो 300 रुपये किलो जो है ना वो मिल रहे हैं, और वो चीज़ जो 40 रुपये थी वो इस वक्त जो है ना 300-400 तक पहुंच गई हुई है। आने वाले दिनों में, क्योंकि पीछे प्रोडक्शन तो हो नहीं रही, ठीक है, ज़मीन तो आपकी इस काबिल नहीं है, और जो जहाँ से पैदावार आनी थी वो भी सब वेस्ट हो चुका हुआ है। तो आने वाले कुछ महीनों में यही टमाटर मेरा ख्याल है कोई 1000 रुपये किलो होगा, वही प्याज की कीमत भी जो है ये भी कई 100 रुपये किलो होगी, और सब्ज़ियाँ शायद जिस कीमत में आज हमें गोश्त मिल रहा है शायद इस कीमत में या इससे भी महंगी हमें सब्जियां मिल रही हों। ऐसी ही सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल ऐसी नज़र आ रही है। आप कैसे नक्शा खींचते हैं? मैं इसको ये कहता हूँ कि देखो, मैं तो हमेशा से एक बात ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया जो है ना वो फूड सिक्योरिटी का शिकार है, पूरी दुनिया, शॉर्टेज ऑफ फूड का। ये तो हमेशा से कहता हूँ, मेरी अपनी कैंपेन्स भी थी, ग्रो योर ओन फूड, ये सब चलती थी मेरी। ये जो क्लैमिटी आई हमारे पास, ये क्लैमिटी भी जो इदराक रखते थे लोग, शऊर रखते थे, वो पहले इसकी प्रेडिक्शन कर रहे थे कि ये होगा। इसलिए होगा कि हमने इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया था। हमारे पाकिस्तान में जो 2% से नीचे हमारा फॉरेस्ट चला गया था। ये सब कुछ होना था जो हुआ है, लेकिन अब जब दुनिया इस वक्त जो है शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है, और उसमें इस तरह का एक का मामला आ जाए कि जहाँ पर एक ऐसी क्लैमिटी आ जाए जो 90% जो हमारे लैंड्स हैं वो पानी में स्टैगनेंट वाटर में आ गए हैं इस वक्त, तो हम फूड को तो बहुत ही, हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा ये। और इसको हमने किस तरीके से पूरा करना है, जिस तरह हम एक्सपोर्ट का, अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है यहाँ पर, वो भी हमारे जो हालात हैं सब इससे वाकिफ़ हैं। तो इट्स अ वेरी वेरी सॉर्ट ऑफ अ सीरियस
पोजीशन। ठीक है, तो ये जो ग़ज़ाई क़िल्लत की सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है मुस्तक़बिल में, इससे हम लोग कैसे निमट सकते हैं? क्या सिर्फ गैर मुल्की अमदाद ही इसका वाहिद रास्ता है या कुछ और भी रास्ता है? भाई देखो, इसके रास्ते ऐसे हैं कि जो इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें तो हमारे लिए बहुत ही चैलेंजिंग मामला हो गया है। ठीक है ना, कि पानी रिसीट करे पहले, फिर उसके बाद फौरी तौर पे ज़मीनें इस काबिल नहीं होती कि उस पर आप काश्तकारी कर सकते हैं। ठीक है ना, जो बड़ी बड़ी फील्ड्स चीज़ें, राइस है, ये सब तो ख़त्म हो गया आपका। वो तो आपको उसको जब पानी जाएगा, फिर पानी अपनी असलियत पे वापस, वो ज़मीन अपनी असलियत पे वापस आएगी, फिर कल्टीवेशन का उसका जो तुम समझ लो कि जो टाइम है वो इतना बड़ा होता है। देखो सब्जियों में तो 90 डेज़ का इसका जो है ना सिलसिला होता है कि आज आपने सब्जियां बोई, 90 दिन के बाद उसको आपने वो कर ली, हार्वेस्ट कर लिया उसको। ठीक है। लेकिन जब बड़ी फसलें हैं, जैसे चावल हो गया, गन्ना हो गया, गंदम हो गया, ये तो इनको तो टाइम चाहिए होता है ना। तो 6 महीने में एक फसल आती है ना शायद? ये 6 महीने में एक फसल आती है, बाज़ औक़ात 2 फसलें भी आप कर लेते हैं, लेकिन वो बहुत उसके लिए बड़ी एग्रेसिव फार्मिंग जो होती है उसमें करते हैं आप उसमें। ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में कम देखने को मिलता है। तो अगले 6 महीने में आपको लगता है क्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगी या 1 साल देखो तक? अभी तो इसकी एक्यूट शॉर्टेज का हम सामना करेंगे हम। ठीक है ना, जिसके अल्टरनेटिव जो गवर्नमेंट्स कर रही है कि इसको उन ममालिक से मंगवाया जाए, जैसे टमाटर हो गया और प्याज हो गई, ये तो बड़ी एसेंशियल कमोडिटीज़ है ना, इनकी तो हमें ज़रूरत है हर हालत में। तो इधर मैं एक सजेशन मेरी ये होती है कि देखो अर्बन एरियाज़ में तो अभी तो देखो जो वो एरिया जहाँ पे जो फ्लड आया हुआ है, जहाँ पर जो एग्रीकल्चर एरियाज वो तबाह हो गए। अब हमें अर्बन एरियाज़ पे वो जगहें जहाँ पे फ्लड नहीं है, वहाँ पर एक लफ्ज़ होता है माइक्रो। हमें माइक्रो एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। यानी मतलब जैसे तुमने अपने घर में थोड़ा कुछ उगा लो, टमाटर उगा लो, बंचिंग अनियंस उगा लो, सलाद उगा लो, स्पिनच उगा लो, तो इससे क्या होगा कि ये जो लोड जो पूरी कौम पे एक बहुत बड़ा लोड है, जो कि पूरी कौम जो 22 करोड़ लोगों की ग़िज़ा को आप कैसे प्रोड्यूस करोगे आप? तो कम से कम ये है कि कुछ उसकी की जो इंटेंसिटी है उसको आप मेलो डाउन कर सकते। आपके पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और 90% जो हमारी फसलें हैं वो सैलाब के बायस तबाह हो चुकी हैं, तो आने वाले वक्त में ग़ज़ाई क़िल्लत का हमें सामना करना पड़ सकता है। सब्ज़ियाँ और फल जो आज कम से कम हमें महंगी कीमतों पर से ही मुयस्सर हैं, आने वाले दिनों में ये शायद हमें मुयस्सर भी नहीं होंगे या बहुत हाई रेट्स पे हमें जो है ये चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप सर हमें आइडिया दे रहे थे कि हमने माइक्रो एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। हमें माइक्रो एफर्ट्स, छोटे पैमाने की कोशिशें, ये क्या हैं, जरा इस पर रोशनी डालिए। देखो होता ये कि अगर हम मैक्रो की बात करें ना, तो फिर पूरी दुनिया की बात है आ जाती है, उसी आ जाएगी कि भाई अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं पर हो रही है, कहीं पे फॉरेस्ट भी कट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, उसको हम कहाँ तक संभालेंगे? नहीं संभाल सकते ना। इस वक्त जो इमरजेंसी से बेल आउट करने का जो तरीका है वो ये है माइक्रो लेवल। यानी मतलब कि आपने अपने हिस्से का काम करना है, मैंने अपने हिस्से का काम करना है। अब जो कौम जो इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज को फेस करेगी वो इस वक्त ग़िज़ाई क़िल्लत को। ठीक है ना। अब मुझे बताओ कि एक इंसान जिसकी आमदनी इतनी कम है वो कैसे कूप अप करेगा? वो क्या प्याज लेगा 250 रुपये किलो? वो क्या टमाटर लेगा? तो क्या करना है, कल्टीवेशन खुद करनी है इसकी। अच्छा, अब इसके लिए जो इसका जो मॉडस ऑपरेंडाई है कि इसका क्या प्लान है, इसमें मैं बताऊँ बड़ी इंटरेस्टिंग बात कि हमारे पास, मैं हमेशा कहता हूँ, काफ़ी प्रोग्राम में तुम्हारे साथ भी इस पर डिस्कस हुआ कि स्कूल्स का हमारे पास एक बहुत ही बड़ा नॉन कन्वेंशनल फोर्स मौजूद है स्कूल के हमारे पास, जिसको अगर हम चैनलाइज करें, हम वो मोटिवेशन में क्रिएट करें कि देखो हर चीज़ जो है ना उसकी इन्फॉर्मेशन आपको ग्रास रूट्स लेवल से दी जाती है। हमारे पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा अलमिया रहा वो ये रहा कि हमने इन मामलात को बाईपास किया, उन पर कोई तवज्जो नहीं दी। अब जब इतना बड़ा क्राइसिस हो गया तो मैं बताऊं कि इसका एक बहुत, जैसे मैंने कहा कि माइक्रो लेवल पे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका घर छोटा है, कोई मसला नहीं, हैंगिंग पॉट्स आ जाते हैं, उसमें आप कम से कम कुछ नहीं तो 20%, 30%, 40%, जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो अपना ग्रो करे। भाई बंचिंग अनियन ग्रो कर सकते हैं आप 12 इंच के पॉट पे, आप स्पिनच ग्रो कर सकते हैं, आप कोरिएंडर ग्रो कर सकते हैं, आप पुदीना ग्रो कर सकते हैं, आप जो है टमाटर 12 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं कि आपकी कम से कम वो नहीं है कि आपको सालन में आपको 10 टमाटर डालने की जगह आप 2 टमाटर डालें। आपको सेक्रीफाइस करना है ना हर तरफ से, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अभी मेरा सब्जी कौन कौन सी हो सकती है? भाई सब्जियां इसमें देखें, आप बंद गोभी उगा सकते हैं, आप फूल गोभी उगा सकते हैं, आप टमाटर उगा सकते हैं, आप शलजम उगा सकते हैं, आप मूली उगा सकते हैं, आप सब
पॉट्स में उगा सकते हैं। और ये तो जो है वो तुमने आके मेरी जी मैंने rooftop पे खुद देखा हुआ है। और अब लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। और इधर मैंने अभी एक प्लान आउट इसमें वर्क कर रहा हूँ, जो मैं आई मस्ट अप्रिशिएट पीपल जिन्होंने इस पर बहुत बड़ा स्टेप लिया है। देखो स्कूल में जो बच्चे हैं, हमने उनमें एक इन्वायरमेंट क्लब बनाया है स्कूल में, फर्स्ट टाइम पाकिस्तान का फर्स्ट इन्वायरमेंट क्लब है। उसका क्या काम है? उसका काम है कि हमने बच्चों को आज तक बताया ही नहीं कि भाई हमने अपने इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आज जो चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा, अब उसमें एक HHS का हैप्पी होम ने एक इन्वायरमेंट क्लब बनाया। उसमें आई मस्ट गिव क्रेडिट टू गजाला निज़ामी, जिन्होंने सोचा कि हाँ ये होना चाहिए। और बच्चों को मैंने आज भी एक क्लास में लेकर यहाँ पर आया हूँ, मैंने कहा कि देखो बेटा, आप अपने घर में जो कल्टिवेशंस मैं बता रहा हूँ, वो नेचर को सिखा भी रहा हूँ कि वो आप यू विल ग्रो एट योर होम। और उसके बाद जब आपकी वो ग्रो कर लें तो आप उनको सेल दैट प्रोड्यूस टू योर पेरेंट्स। सही, ठीक है, बिल्कुल और सही उससे जो आपको पैसे मिले वो आप अपने उसको एंजॉय करें, उस पैसों को। बिल्कुल सही है। अच्छा, अच्छी मोटिवेशन है। अच्छा, क्योंकि आपने कहा कि माइक्रो एफर्ट्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं और उस पर हर शख्स को अपने तौर पे जो है वो कुछ ना कुछ बागबानी की तरफ करना पड़ेगा अपने घर में जो है वो कुछ ना कुछ उगाने लगाने के लिए काम करना पड़ेगा। मगर सर, क्या रियासती सतह पे इतनी फिक्र की जा रही है, इतनी परेशानी ली जा रही है कि आने वाले वक्त में हमें एक सीज़न फिर जो है ना फसलें नहीं लगेंगी, या ये जो लोग काम करते थे जिनका ओढ़ना बिछोना सिर्फ यही था, ठीक है, वो इस कदर मुतासिर हो चुके हैं, उनको वापस बहाल कैसे किया जाएगा उनकी ज़िंदगी को? और हम जो हमारी जो पैदावार है वो पहले जितनी क्या उससे ज़्यादा पैदावार कैसे बढ़ाई जाएगी? इस सब के बारे में उसको बहुत ज़्यादा हमें जो है ना फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम बिल्कुल इमरजेंसी वाली सिचुएशन में आ चुके हैं। ये सवाल मेरा ये था कि रियासत ने कितनी संजीदगी इस वक्त इन मौजूदा दिनों में दिखाई है आने वाली जो क्रॉप्स हैं उनके लिए, या क्या प्लानिंग है जो कर रहे हैं, या क्या आप तजवीज़ देना चाहेंगे जो रियासत को काम करना चाहिए? देखिए, रियासत को तो सब बहुत ही वॉर फुटिंग्स पे काम करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर ये नहीं करेंगे ना तो हम बहुत बड़े क्योस का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त जो है ये भूख सबसे बड़ा एक वेपन है जिससे आप नंबर आजमा नहीं हो सकते जब तक आप ग़िज़ाई सूरत को अपने को में खुद कफील ना हो। अभी गवर्नमेंट को मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट, लेकिन उससे और ज़्यादा ड्रेस्टिक मेजर्स लेने पड़ेंगे हमें। उन तमाम किसानों को जो अभी पानी में है, नेचुरली पानी रिसीड करेगा, ठीक है ना, जब पानी रिसीड करेगा फिर उसको ज़मीन को न्यूट्रल करना पड़ता है। जब ज़मीन न्यूट्रल होगी उसके बाद जाके फिर क्रॉप पे लगेंगे। फिर नेचुरली हमें देखना होगा कि हमें खरीफी क्रॉप का सीज़न है या नहीं है। जो लाए करेगा सीज़न उसी हिसाब से करेगा। ये तो नहीं कर सकते ना कि जो फसल जो है आज लगनी हो हम 2 महीने बाद तो नहीं लगाएंगे ना। गर्मियों वाली सर्दियों में ऐसे तो हो नहीं सकता। तो उसके लिए क्या करना क्या है कि आपको एग्रीकल्चर में जो रिसर्च के जितने भी यहाँ पर हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इस वक्त फैसिलिटेट करना है। अच्छे बीज वो पैदा करें, अच्छे बीज हम इंपोर्ट करें। जब हम इतनी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, हम गाड़ियाँ इंपोर्ट करते थे, कितना अपने फॉरेन एक्सचेंज अपना दिया है। तो आज हमें ग़िज़ा की सूरत में हमें बेहतर से बेहतर हाईब्रिड सीड्स लेने चाहिए। बेहतर से बेहतर हमें खाद का जो है, अगर यहाँ पे DAP अगर यहाँ पे नहीं प्रोड्यूस पूरी हो रही, NPK नहीं प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं कर सकते, हम इंपोर्ट करें उसको, क्योंकि इस तरह हम इसको कूप अप कर सकते हैं। वरना ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन जाएगा, और डिज़ास्टर बनने का मतलब फिर ये होगा कि रूरल से फिर अर्बन माइग्रेशन शुरू हो जाएगी, और वो फिर एक बहुत ही बड़ा क्योस हो जाएगा। बिल्कुल सही, आपने सही जानिब तवज्जो दिलाई है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। और ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे इजाज़त भी चाहता हूँ कि हुकूमत को इस वक्त हाइब्रिड सीड्स के हवाले से फौरी तौर पर, हंगामी तौर पर काम करने की ज़रूरत है, और काश्तकारी से रिलेटेड जितनी भी मशीनरी है उसको पाकिस्तान में मंगवाने के लिए भी लोगों की मदद करने की ज़रूरत है, और इन पे टैक्स वैक्स सब कुछ ख़त्म करने की ज़रूरत है अगर हम वाकई अपने मुल्क से प्यार करते हैं और अपने मुल्क में ज़राअत के शोबे से प्यार करते हैं। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।